सिलेबस देखा हुआ है आप लोग का? राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं? अच्छा, नो यस दोनों। बहुत बेसिक है आपका जो सिलेबस है। आई मीन ऑब्वियसली यूपीएससी का ऑप्शनल इसको कहा जा सकता है, लेकिन जैसे आप देखेंगे कि जब हम समाजशास्त्र ओवरऑल बात करें तो इसके 2-3 डायमेंशंस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं सिलेबस को ब्रेक कर दे तो। एक आपका जो संकल्पना वाला मामला है ना, कॉन्सेप्ट कि पूछा क्या है कॉन्सेप्ट के तौर पर, वो देखने की जरूरत है। तो संकल्पना में जैसे समाजशास्त्र क्या है, ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, एक तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। कुछ इसकी पृष्ठभूमि है, हर विषय की होती है कि जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस चिंतक ने क्या कहा। हालांकि चिंतकों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वो ऑप्शनल में पढ़ा जाता है, आपको थोड़ा सा लिमिटेड वर्जन में डील करना है। पृष्ठभूमि में कोई तो पृष्ठभूमि रही होगी, जैसे ये विषय औद्योगिक क्रांति के बाद जो समस्याएं पैदा हो रही थी, उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए इस सब्जेक्ट को लाया गया था। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि अच्छा है तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। फिर इसके बाद देखोगे कि अन्य विषयों के साथ संबंध, ऐसा इसलिए क्योंकि जब समाज के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो समाज में ढेर सारे और भी विषय हैं जिनके साथ प्रत्यक्ष संबंध देखे जा सकते हैं। तो वो प्रत्यक्ष संबंध क्या है उनको हम समझेंगे। जैसे इतिहास के साथ क्या संबंध है, ठीक है, अर्थशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान के साथ, मनोविज्ञान के साथ। और यहां से आपको प्रश्न आए हुए हैं, सीधे सीधे प्रश्न आएगा। पीएससी की एक खास बात है कि टू द पॉइंट ये लोग चलते हैं। इसके बाद यहां पर आप देखोगे कि इसका क्षेत्र क्या है, इंग्लिश में स्कोप, मतलब समाजशास्त्र किन चीजों को डील करता है, किन चीजों के बारे में अध्ययन करता है, उसको हम क्षेत्र कहते हैं। फिर यहीं पर आप देखोगे इसका महत्व क्या है, क्यों समाजशास्त्र को पढ़ना है, तो कहीं तो काम आता होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो वैसे क्या इसका कोई महत्व है या नहीं है। फिर आप देखेंगे कि इसे हम कला बोलें या विज्ञान कहें, तो समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्या, यह भी एक प्रश्न आएगा। जब हम विज्ञान बोलते हैं तो विज्ञान में क्या होता है, हाँ, विशिष्ट अध्ययन को कहा जाता है विज्ञान, है ना। तो विशिष्ट अध्ययन जब हम करते हैं तो विज्ञान में सार्वभौमिकता साबित होती है। जो भी सार्वभौमिकता है उसी को ही हम विज्ञान के रूप में जानते हैं, मतलब एक समान उसके परिणाम आएंगे समान परिस्थितियों में, ठीक है। तो उसे हम विज्ञान कहते हैं कि एक समान व्यवहार होगा वो विज्ञान है, और असमान व्यवहार होगा वो भावनाएं हैं। तो भावनाओं का भी संबंध विज्ञान से है, लेकिन हम बहुत उतने कैलकुलेशन में नहीं जा पाते हैं। जैसे पूरी दुनिया में लोग अलग अलग कारणों से रो सकते हैं, आंसू आ सकते हैं अलग अलग कारणों से। उसका एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल है कि किस वजह से व्यक्ति खुश है, किस वजह से व्यक्ति दुखी है। तो लेकिन जब हम विज्ञान की बात करते हैं इसका मतलब कोई तथ्य होगा। लेकिन इस विषय में हम सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं। अब सामाजिक तथ्य किसको बोला जाएगा, जैसे मान लो मैं पलक झपका रहा हूं, तो ये क्या है, जैविकी घटना है, बायोलॉजिकल घटना है, नेचुरल हो रहा है कि पलकें झपकेगी, हमको पता भी नहीं चलता कि आप पलक झपका रहे हो। लेकिन जब आप किसी को आंख दबाकर इशारा करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सामाजिक घटना है, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर आपने ऐसा किया तो एक सामाजिक घटना है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। उन कारणों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी,
शिक्षा क्यों चाहिए, डिग्री क्यों चाहिए। फिर इसी में विज्ञान की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब अमेरिका में जब समाजशास्त्र को पढ़ा जा रहा होगा तो उन्हीं आधारों पर पढ़ा जा रहा होगा जिन आधारों पर हम भारत में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब विज्ञान है। कुछ सिद्धांत समान रूप से सभी जगह लागू होते होंगे, तो इसका मतलब विज्ञान है। तो विज्ञान है या कला, इस मुद्दे को भी हमको समझना होगा। तो आपका जो पहला वाला पोर्शन है संकल्पना वाला, उसमें ज्यादातर इन्हीं मुद्दों से आपको डील करना है, ठीक है। और क्वेश्चन इनमें से डायरेक्ट आए हुए हैं। यहां से डायरेक्ट आया हुआ है समाजशास्त्र, क्षेत्र, स्कोप, ठीक है, और महत्व, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद छोटे छोटे शब्द हैं, है ना, शब्दावलियां। शब्दावली इसलिए कह रहा हूं, शब्दावली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों को पूछा है, हालांकि वो कॉन्सेप्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखोगे इन्होंने बोला संस्था क्या है, ठीक है। संस्था के बाद इन्होंने बोला समिति क्या है, फिर समुदाय क्या है। तो ऐसे इन्होंने बहुत कुछ छोटे छोटे शब्दों को पूछा है। यहां से सीधे सीधे प्रश्न आए हैं, आ रहा समझ में। और इसी में शब्दावलियों के बाद कुछ आधारभूत संरचना है इसमें, जो जिस पर समाजशास्त्र टिका हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक है, इन्होंने पूछा है समाजीकरण, फिर इन्होंने परिवर्तन, इस तरीके से पूछा है। प्रश्न सीधे आया है समाजीकरण क्या है, समाजीकरण की चुनौतियां क्या है, परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। और आखिरी वाला जो चरण है वो शोध वाला है, ठीक है। रिसर्च, समाजशास्त्री शोध या रिसर्च कहा जाता है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है, जब शोध की बात आती है तो समाज को जानना है। समाज को क्यों जानना है, क्यों, उद्देश्य क्या था कि सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना है, इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं। नहीं तो क्यों पढ़ें। भी चीज जिससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, उस चीज को धीरे धीरे साइड कर दिया जाता है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो कुछ दिनों के बाद उसके पास जाना छोड़ देते हैं, आप किसी और को देखेंगे। तो जहां भी समस्या का समाधान नहीं होगा, वो विषय आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए क्या बोला, इस विषय का खास मुद्दा क्या है, सामाजिक समस्याओं का समाधान तलाश करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तलाक का बढ़ता हुआ प्रतिशत, है ना, तलाक समाज में क्यों बढ़ रहा है। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। क्या विवाह नामक संस्था फेल हो गई, उसको संस्था बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताऊंगा। क्या विवाह नामक संस्था फेल हो गई, इसीलिए तलाक के मुद्दे बढ़ रहे हैं। तलाक ज्यादा होने के कारण क्या है, इसका शोध किया जाएगा। रिसर्च करने के लिए हमें डेटा चाहिए, तो हम डेटा क्या करेंगे, संकलन करेंगे। तो आपका एक टॉपिक है आंकड़े संकलन करने की विधियां। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, या तो हम माइक लेके पहुंच जाएं, सबसे पूछें भाई साहब तलाक क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो वो इंटरव्यू मेथड है। एक है जिसमें हम सैंपलिंग बोलते हैं, सैंपलिंग करना उसी की एक टेक्निक है बेसिकली। तो सैंपलिंग में भी क्या होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में नमूना इकट्ठा करना, ठीक है। तो नमूना इकट्ठा करते हैं, सैंपलिंग, जैसे सर्वे होता है ना, एग्जिट पोल। तो सभी लोगों से तो वो लोग बातचीत नहीं करते हैं। मान लो 10 लाख जनसंख्या है, 10 लाख में उन्होंने मुश्किल से 5,000 पर बात किया और एक अनुमान जारी कर दिया कि हमारे सर्वे के अनुसार। तो सर्वे कितने लोगों पर किया ये मायने रखता है रिजल्ट देखने से पहले। तो पता चला 10 लाख लोगों में 5,000 से आपने पूछा, वही 5,000 थे जिन्होंने बोला कि हमने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, ठीक है। तो एक तरह से आपने बता दिया कि भैया कांग्रेस तो गई, है ना, वास्तविक में चली गई, बात अलग है ना। तो अब वो 5,000 ने नहीं दिया था, उन्होंने बोल दिया हमने नहीं दिया, आपने घोषणा कर दी बीजेपी जीत गई। तो आधार देखना पड़ता है कि सैंपलिंग का आधार क्या है, कितने लोगों में ये चर्चा की गई।
तलाक के कारण हर राज्य में अलग अलग, हर समाज में अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगह बेसिक कारण होंगे कि सभी जगह कि हस्बैंड के साथ नहीं बनती है, कॉमन कारण पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 80% टाइम पर तलाक मांगने की नौबत ज्यादातर महिलाओं को आती है। उनके घर से ही डिमांड उठती है कि भैया तलाक ले लो, यहां रहने से अच्छा है कि अलग हुआ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप देखोगे कुछ समानताएं आपको नजर आएंगी। तो जो शोध करने वाला है वो इसका कंक्लूजन निकालेगा। ठीक है, ऐसे डेटा इकट्ठा करेगा, या तो आपके पास पत्र भेजेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं अनुसूची। ठीक है, क्वेश्चन आयर। तो क्वेश्चंस लिखा हुआ रहेगा और वो आपको भेजा जाएगा, आप उसका जवाब दोगे। एक इंटरव्यू मेथड है, एक सीधे अवलोकन विधि है जिसमें मैंने अवलोकन किया। मान लो मैं कोर्ट चला गया और कोर्ट में बैठ के देख रहा हूँ सबको, जो जितने भी तलाक वाले आए हुए हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो लोग करते क्या हैं, है ना। तो उसके आधार पर मैंने कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे 3-4 विधियां हैं जिनके बारे में हमारी बातचीत होगी कि ऐसा क्यों करना पड़ता। और जो आंकड़े निकले उन आंकड़ों का होगा क्या, तो पता चला कि भाई तलाक के ये कारण थे, है ना। तो आंकड़ों को समझना, सामाजिक तथ्यों को, तो अभी आप देखोगे बहुत सारी सरकारी एजेंसियां अलग अलग तरह के सर्वे करती हैं। जैसे फैमिली सर्वे, सरकारी सर्वे होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो फैमिली सर्वे जब होता है तो फैमिली सर्वे में यह देखा जाता है कि परिवार किस तरह से काम कर रहे हैं, परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं, और उन आधारों पर जो आपका जो निष्कर्ष निकलता है, तो निष्कर्ष के आधार पर आप क्या करते हो, बहुत सारी योजनाएं विकसित करते हो। तो इनके द्वारा शोध किया गया। वैसे तो काम आता है पढ़ने के लिए, समाज की समस्याओं को समझने के लिए। अब इनको कौन पढ़ेगा, वकील पढ़ेगा जो खासकर मैरिज वाले केस देखता होगा, न्यायाधीश पढ़ सकते हैं, है ना, फैमिली काउंसलर पढ़ सकते हैं उस किताब को या रिसर्च को, कि ज्यादातर लोग तलाक के लिए क्यों जाना चाहते हैं, किस समुदाय के लोग तलाक ज्यादा ले रहे हैं, ऐसे भी आंकड़े हो सकते हैं। तो उन आंकड़ों को टेबल फॉर्म में डाला जाता है और प्रतिशत के आधार पर लिखा जाता है। आप देखिएगा आजकल सर्वे, है ना, वो अखबारों में लिखा रहता है इतने प्रतिशत लोगों का सर्वे किया गया, सरकार पसंद है नहीं पसंद है। आजकल तो ऑनलाइन बहुत आसान हो गया। ठीक है, आपने यस नो में आंसर दे दिया तो कंक्लूजन निकल जाता है। ये थोड़ा सा डिटेल वाला है। तो समाजशास्त्र की उपयोगिता या महत्व के बारे में जब बात करेंगे तो यहीं से ये भी कनेक्ट हो जाएगा, तभी तो इसका महत्व बना रहेगा ना, कि इसकी कोई उपयोगिता है, इसको कोई पढ़ना चाहता है। तो देश और समाज में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे जनजाति विकास एक बहुत कॉमन मुद्दा है समाजशास्त्र में, उसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में उतना नहीं है। जाति जनजाति के बारे में थोड़ा बहुत है उल्लेख, बहुत ज़्यादा नहीं। तो जब हम लोग ऑप्शनल में पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में एक पूरा चैप्टर होता है जनजाति मुद्दे, है ना, मतलब ट्राइबल अफेयर्स एक सोशियोलॉजी का एक चैप्टर है, जातिगत मुद्दे। तो एनीवेज यहाँ पर उतना नहीं पढ़ना आपको। तो अब मान लो हमने ट्राइब्स के ऊपर रिसर्च किया। अब ट्राइब्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ट्राइब्स का विकास करना। अब मामला कहाँ फंसता है, एक तरफ हम चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो जाए, एक तरफ हम चाहते हैं उनकी संस्कृति को बचाए रखा जाए। तो संस्कृति को हम बचाएंगे कैसे? जब आप डेवलपमेंट के नाम पर बाजार वहां तक पहुंचा दोगे या उनको बाजार तक पहुंचा दोगे तो क्या करेगा वो, देखेगा अरे लोअर भी खरीद सकता हूं मैं तो, है ना। अब वो नाइकी का लोअर खरीद रहा है या जीन्स पहन रहा है, उसकी संस्कृति में, उसके रहन सहन में, उसके जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसके हिसाब से वो बढ़िया धोती लुंगी पहन के घूमता था। अभी अचानक बदल गया उसका मामला, अब उसको वो चीजें पसंद नहीं आ रही, अपनी परंपरागत चीजें। तो वहां से क्या होगा, उसकी संस्कृति का हनन होगा। अब वो किस लिए हुआ इसका पता लगाना है कि हमने विकास ला दिया उन तक इसलिए हो गया, या ये होना ही था इसलिए हो गया। दोनों बातें, ठीक है ना। आप रोड नहीं बनाओगे तो विकास नहीं होगा, रोड नहीं बनाओगे तो नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, रोड बना दिए तो उनकी संस्कृति का शरण होगा, उसमें गिरावट आएगी, वो लोग शहरी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। हम इस बात के लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं ना कि हमारी जो जनजाति समुदाय है वो बिल्कुल हर चीज से बचे हुए हैं। जैसे उनमें भ्रूण हत्या नहीं है, सेक्स रेशियो बढ़िया है उनका 1022,
ऐसे है ना कुछ जिलों में, क्यों है? जबकि वहीं पर यूपी, बिहार, इन सभी प्रदेशों में, जबकि ये धनाढ्य प्रदेश है, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, फिर भी वहां पर आप देखोगे समस्या क्या है कि वहां पर भ्रूण हत्या के प्रतिशत ज्यादा है। 600, 1000 लड़कों के पीछे 600 लड़कियां, यहां पर 1000 लड़कों के पीछे 22 लड़कियां ज्यादा हैं, तो सेक्स रेशियो अच्छा है। तो जनजातीय समुदाय के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हम उनके अध्ययन में क्या क्या पा रहे हैं, तो जो निष्कर्ष निकलेगा वही हमारे शोध का कंक्लूजन या वो हमारे शोध का एक परिणाम, और उसको बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल करती हैं डेटा को बाजार को समझने के लिए, क्योंकि समाजशास्त्री व्यक्ति, जो समाजशास्त्री होगा, वो जब किसी समस्या का समाधान ढूंढेगा तो मानवीय रूप से तलाश करने की कोशिश करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एक थे मेयो, एल्टन मेयो, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे। 1923 में अमेरिका की एक कंपनी के ओनर ने उनको बुलवाया और बोला, भाई साहब हमारी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ गई, काम छोड़ने की प्रवृत्ति। तो बोले ऐसा क्यों हुआ है, उसका पता लगाने उन्होंने कहा। तो जब उन्होंने समाजशास्त्री अध्ययन किया, उनके बीच गए, क्योंकि जो समाजशास्त्र को पढ़ रहा है वो कम से कम समाज को समझ सकता है ना, आपको समझ सकता है वो। दूसरा और कौन आपको समझ सकता है? मनोविज्ञान वाला, ठीक है ना, हाँ, साइकोलॉजी वाला, वो भी आपको समझ सकता है। लेकिन साइकोलॉजी वाला आपको व्यक्तिगत तौर पर पहले समझता है, समाजशास्त्र वाला क्या समझता है, पूरे समाज में आपको एक इकाई मानता है कि हाँ ये एक इकाई है बंदा, और इस इकाई को समझना है इसके चारों तरफ से, तो वो सामाजिक अध्ययन करता है। तो हर विषय का कोई ना कोई महत्व है, उसके अनुसार आपको चीजों को पढ़ना होता है। कुछ समझ पा रहे हैं क्यों है समाजशास्त्र, है ना, इसकी जरूरत कहां पर है? अब यहीं पर एक शब्द आता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य परकता, ऑब्जेक्टिविटी को उद्देश्य परकता की समस्या कहा जाता है। उसका अर्थ क्या होता है कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो बहुत कुछ आप क्या करते हैं, अपने मन से जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जैसे आपको भेज दिया बस्तर का अध्ययन करना है, बस्तर में जनजातीय समुदाय का अध्ययन करना है। अब अध्ययन करते करते आपने तब तक वो लिखा जो आपको दिख रहा था। जैसे आपने लिखा भाई जनजाति सुबह सुबह उठ जाते हैं 3 बजे, सुबह उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सूरज ढलने से पहले खाना खा के सो जाते हैं, इनकी जीवन शैली बहुत अच्छी है। अब ऐसा आपने वो देखा, वो लिखा जो आपने देखा था, तो वास्तविक आपने चीज़ों को लिख दिया। अब बीच में 2-3 लाइन आपने लिख दिया कि ये लोग ऐसा जो करते हैं वो मुझे पसंद नहीं, तो अब तो ये आपकी अपनी सोच हो गई ना, ठीक है, आपने अपनी सोच को बीच में एंट्री दे दी। इसी को प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या उद्देश्य परकता की समस्या कहा जाता। मतलब आप उद्देश्य परक नहीं रहे, आपको न्यूट्रल होकर सोचना था, न्यूट्रल होकर नहीं सोच पाए, और आप जो भी कमेंट लिख कर लाए वो क्या हो गया, बायस्ड हो गया, वो भेदभावपूर्ण हो गया। जैसे मान लो आपको सफेद रंग पसंद नहीं या काला रंग पसंद नहीं, तो आपने लिख दिया इनकी त्वचा का रंग काला है, तो ये वास्तविक घटना है कि इनकी त्वचा का रंग काला है, ठीक है। लेकिन उसमें आपने अपनी सोच को डाल दिया, सोच को डाल दिया, जैसे काला रंग आपको पसंद नहीं, आपने लिख दिया ये लोग बहुत काले होते हैं, और उसके बाद अपने भावों को जोड़ दिया उसमें। तो भाव नहीं जुड़ने चाहिए, भाव जुड़ गए तो तटस्थता खत्म हो जाएगी। तो तटस्थ बने रहना है। तटस्थ मतलब मैं जो देख रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं। जैसे मीडिया, मैंने पहले भी पढ़ा है तो आपको समझाया होगा, मीडिया क्या करती है, मीडिया का रोल होना चाहिए व्हाट इज, क्या है ये दिखाओ ना आप। ये लोग क्या करते हैं, क्या होना चाहिए वो भी बता देते, है ना। तो बगल में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो जो भी बोल रहा होगा उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, है ना, उसके बाद अपराधी घोषित कर देते हैं उसको। तो ये क्या हो गया, मीडिया में ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो गई, उद्देश्य परकता खत्म हो गई, तो वो लोग ज्यादा भावों के साथ घुस जाते हैं। तो समाजशास्त्र में भी अध्ययन करते वक्त हमें उन चीजों से बचने की आवश्यकता।
जैसे आपको शिक्षा पर शोध करने दिया गया, आप चले गए कॉलेज में कि लोग डिग्री क्यों करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, तो आपको अध्ययन करने दे दिया गया। अब आप लगे अध्ययन करने में, आपने देखा अच्छा भाई कॉलेज क्यों आ रहे हैं, आपने सबसे माइक वाइक लेकर पूछ लिया कॉलेज क्यों आते हैं, तो करते करते ऐसे बहुत सारा कंक्लूजन निकल आया। कुछ ने कहा कि हमें दहेज बढ़िया मिलेगा इसलिए डिग्री ले रहे हैं पूरा, है ना। कुछ ने कहा कि भाई माहौल अच्छा रहता है कॉलेज में, मन लगता है यहाँ, तो इसलिए भी आते हैं हम। कुछ ने कहा कि नहीं पढ़ाई बहुत आवश्यक है, सरकारी नौकरी मिलेगी। सबके अलग अलग कारण हैं। आपने कंक्लूजन लिखा कि यहाँ लड़के केवल लड़कियों से मिलने आते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो वो आपके मन की भावना हो गई ना, ठीक है। इसलिए मौके पर जाकर समझना है कि वास्तविक घटना क्या है। अभी सोशल मीडिया के जमाने में क्या हो रहा है कि सब कुछ आप वो देख रहे हैं जो कोई और बता रहा है, यही हो रहा है ना। और उसमें भी आपके पास टाइम है नहीं वैसे भी कि आप डेटा जाकर रिसर्च करें, पता नहीं ओरिजिनल क्या था। अच्छा, फिर ये नहीं समझ आता ओरिजिनल कहाँ लिखा होगा। सोशल मीडिया के ज़माने में आप किताब कहाँ खोलते हो, आपको गूगल कर लो यार, उसी में जो दिख जाए उसी को पढ़ लेना। तो इंटेंशनली गूगल में खराब चीज़ों को डाला जा सकता है, उसके सर्च इंजन को परेशान किया जा सकता। आ रहा समझ में? सर्च इंजन को बदला जा सकता, डेटा बदला जा सकता। तो वास्तविक जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आज भी किताबों में छुपी हुई है, वहां से आपको ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा वास्तविक में बात क्या है, ठीक। तो कुल मिलाकर हमें ये देखने की जरूरत है कि समाजशास्त्र के अध्ययन से हमें फायदा क्यों है। आप जब इस विषय को पढ़ लेते हैं तो आपको समाज की समस्याओं को समझना आसान हो जाता। कल को आप डिप्टी कलेक्टर बने और आपको किसी ऐसे समाज में भेज दिया गया जहां पर गुटों में वो लोग बटे हुए हैं, तो आप जब वहां जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनका समाधान गोली नहीं है। नहीं तो ये भी कर सकते हो ना कि गोली चला दिया, जो भी बदमाशी कर रहा मार दो उसको, खत्म करो, समस्या का समाधान हो गया, है ना। बहुत आसान था। लेकिन नहीं, ये समाधान पढ़े लिखे व्यक्ति का नहीं है। ये आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका समाधान अलग होगा। आपका समाधान क्या होगा, पहले ये देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम का पता लगाओगे आप, समस्या क्या है। जब तक समस्या नहीं पता है, अच्छा समस्या के इतिहास में भी जाना है, तभी तो यहां पर क्या है, इतिहास के साथ कनेक्टिविटी है। तो समस्या के इतिहास में जाओ और ये देखो कि कब से ये झगड़ा चला आ रहा है, तो पता चला जो समाज का झगड़ा दिख रहा है वो मात्र दो परिवारों का झगड़ा है, और दो परिवार में भाई भाई है, प्रॉपर्टी के चलते उनका झगड़ा बहुत गंभीर हो गया है। उन्होंने पूरे गांव को समेट लिया अपने साथ, एक पक्ष दूसरा पक्ष, और दो गुट बन गए और दोनों गुटों में जबरदस्त मारपीट हो रही। पता चला कि वो उस गुट में झगड़ा होते होते धर्म और जाति को भी शामिल कर लिया। वो इतना बड़ा बन गया कि एक दूसरे पर पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं, जानी दुश्मन, जो जिसको देखा अकेले उसको मार दिया। तो गांव में टोटल, है ना। तो आप उसके तह में गए, क्योंकि सामान्य नजर से देखने पर ऐसा लगता था कि दो गुट झगड़ा कर रहे हैं, पता चला कि उनके जड़ों में दो परिवार छुपे हुए। तो आपने दोनों परिवारों को बुलाया, इधर दोनों को बैठाया, कहा बताओ इतिहास क्या है, क्यों झगड़ा करते हो। वो सब नोट डाउन करके अब उसने रियल ट्रीटमेंट किया। उसने समझ लिया कि अच्छा इस परिवार का मुखिया, इस परिवार का, यही दोनों कल्प्रिट हैं, यही दोनों बदमाश हैं, इन दोनों को संभाल लिया तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा। तो समाजशास्त्र का यही काम है। तो जब आप समाजशास्त्र पढ़ के जाओगे तो इसी तरह का समाधान लेकर आप अपने प्रशासन को चला पाओगे, क्योंकि आपने समाजशास्त्र पढ़ रखा है। इसलिए आपको आदत होगी कि एक बार तो मुझे इसके बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या है। नहीं जाओगे, समाज को नहीं समझोगे, तो आप क्या करोगे, वर्तमान में जो दिख रहे हैं तथ्य उनके आधार पर आप फैसला ले लोगे, जो कि गलत हो सकता है। एक उदाहरण और देता हूं। न्यायपालिका में क्या हुआ कि एक व्यक्ति को सजा दे दी गई कि वो उसने डकैती की, लूटपाट किया, उसके ऊपर जबरदस्त धाराएं लगा दी गई। जब वो मामला हाई कोर्ट में गया, ध्यान रखिएगा जितने भी ऊपर के लोग हैं, हायरार्की में जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं पद सोपान में, वो हमेशा धैर्यपूर्वक पृष्ठभूमि में जाकर सोचेंगे समझेंगे। आ रहा समझ में? बैकग्राउंड में जाकर सोचेंगे समझेंगे और वहां जाकर वो लोग फैसला लेंगे। तो हाई कोर्ट में जब मामला गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या है मसला। तो पता चला कि वो जो व्यक्ति था वो एक गरीब व्यक्ति था
और राह चलते मजदूरों का उसने टिफिन छीना था। आ रहा है समझ? टिफिन लूटा था उसने, और कोई सामान नहीं लूटा, और टिफिन खा के टिफिन को छोड़ दिया उसने। इसका मतलब उसकी जरूरत पैसे की नहीं थी। तो हाई कोर्ट ने फिर उसको बाइज्जत बरी किया, उल्टे सरकार को और डांट लगा दी। कहा कि देखो ऐसे आदमी को आपने पकड़ रखा है जो जिसको खाना छीन के खाना पड़ रहा है। तो आपका पीडीएस का स्कीम कहां चला गया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 2 रुपए किलो चावल कहां चला गया? इस आदमी को भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार को फटकार लगा दी उन्होंने। जब तक आप तह में नहीं जाओगे वास्तविक घटना का पता नहीं चलता। तो समाजशास्त्र का योगदान आपके प्रशासनिक जीवन में यह होगा कि आप समाज को गहराई से समझ पाओगे, डेप्थ में समझ पाओगे कि आखिर समाज है क्या, उसकी जरूरतें क्या हैं, किस तरह की समस्याएं हो सकती है, उसका समाधान कैसे निकालना, और तब जाकर आपका समाजशास्त्र विषय आगे बढ़ेगा। आई होप क्लियर है? ठीक है। तो इसका बंटवारा ऐसे ही हुआ है, इसकी उपयोगिता को समझना है। जैसे लोक प्रशासन जब आप पढ़ोगे, पढ़ चुके हैं वैसे ना, एक बार पढ़ा है, कुछ नए लोग बाद में ज्वाइन किए होंगे तो नहीं पढ़े। तो जब लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो लोक प्रशासन किसके बारे में है? पब्लिक डीलिंग के बारे में। आप लोक प्रशासन का हिस्सा बनने वाले हो। तो जो लोक प्रशासक आप होने वाले हैं, तो आपके अंदर समाज को समझने की क्षमता है। सामाजिक समस्याओं के प्रति आपके मन में अच्छे भाव है ना? आप मानते हो कि यह समस्या है, इसका समाधान कुछ तो छुपा हुआ है। जैसे एक घटना बताता हूं, जहरीली शराब पीकर बहुत सारे लोग मारे गए गुजरात में। गुजरात में तो बैन है, आपको पता होगा, है ना? ये बैन के बाद की घटना है। तो जब पता लगाया गया कि ये शराब कहां से बन रही है, तो गुजरात में एक चर्रा नाम की जनजाति है, चर्रा, है ना? तो वो लोग एक पर्टिकुलर मोहल्ला है, वहां पर वो लोग क्या करते हैं, शराब बनाते हैं। और कौन सा वाला? केमिकल वाला शराब। बैटरी का जो पानी होता है ना, उसमें कुछ और 1-2 केमिकल डालने के बाद उसमें नशा होने लगता है। लेकिन सोचो बैटरी का पानी क्या करता है? एसिडिक है ना, तो जला देगा। ठीक है। तो बैटरी का पानी यदि ऊपर नीचे हो गया, रेशियो में मिलाने में ज्यादा हो गया तो जला देगा ना, आपको खत्म ही हो जाएगा व्यक्ति। तो उनको कच्चा ज्ञान था, लेकिन उस एरिया में बैटरी का बहुत सारा काम होता था, तो उनको किसी ने अधूरा ज्ञान दे दिया था, और वो लोग बनाते भी थे और खूब बिकता भी था। तब तक लोग नहीं मरे जब तक इन्होंने परसेंटेज नहीं बढ़ा दिया उसका, बैटरी के पानी का। तो गलती से क्या हुआ, चूंकि वो लोग सब अनपढ़ थे और उनको सिर्फ नॉलेज था कि ऐसे ऐसे बनता है, शराब बनती है। अब वो जहरीली शराब क्यों हो गई? क्योंकि बैटरी के पानी का परसेंटेज ज्यादा हो गया, और वो लोग भूल गए कि कितना हम डाले थे, क्योंकि ड्रम ड्रम में वो लोग बनाते थे। तो जब वहां पर पता करने गए लोग, तो पता चला ये लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मजे की बात, चर्रा जनजाति की महिलाएं ही शराब बनाती थी। तो आरोपी कौन हुआ? महिलाएं आरोपी हुई। तो पता लगाया गया कि इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसमें इनको शराब बनाना पड़ रहा है। तो पता चला इनके हस्बैंड सारे बाहर हैं, इधर उधर माइग्रेशन में जॉब के चलते। तो उन महिलाओं के पास रोजगार नहीं था। तो जब उस एरिया में बैटरी का काम बहुत होता है, इंडस्ट्रियल एरिया है वो, तब वहां पर उनको किसी ने ज्ञान दे दिया कि बैटरी के पानी से शराब बना सकते हो। तो वहीं मजदूरों को बेचने लगे, और बहुत सस्ते में। जैसे बाजार मान लो 200 रुपए की शराब मिल रही है जितनी क्वांटिटी, तो उसको उन्होंने समझ लो 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में देना शुरू कर दिया। तो क्वांटिटी बढ़ गई, सेल बढ़ गया उनका। तो दिक्कत तब तक नहीं आई जब तक उनका रेशियो बढ़िया काम कर रहा था। थोड़ा सा मिला दिया बैटरी का पानी, नशा हो गया, और 1-2 केमिकल डाल दिया। दिक्कत तब आई जब ज्यादा हो गया वो बैटरी वाला पानी, है ना? लोग मारे गए, और थोड़े बहुत भी नहीं, 150-200 लोग मारे गए जितने ने पिया था। तो बहुत बड़ी घटना थी। आई होप समझ पा रहे हैं शोध में क्या करना है? वास्तविक घटना का पता लगाना है कि वास्तविक वो समस्या का निदान क्या है। आपने उठा के जेल में डाल दिया, वो समाधान नहीं है। आपको समाधान लॉन्ग टर्म में ढूंढना है, और ये समाजशास्त्री दिमाग से ढूंढना है। मैंने वो फैक्ट्री का एग्जांपल देते देते मैं भटक गया था। तो समाजशास्त्री जो एल्टन मेयो, उनको बुलाया गया, तब उन्होंने पता किया। फैक्ट्री का एग्जांपल दे रहा था ना अमेरिका में, तो वो उन्होंने जब पता किया तो ये पता चला कि वहां की फैक्ट्री
में बड़ी बड़ी मशीन थी, उसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था, ठीक है ना, और आपस में बात करना पॉसिबल नहीं था, अलाउ भी नहीं था। फैक्ट्री ओनर ने बोल रखा था आपस में बात नहीं करेंगे। तो आप जिस जगह काम कर रहे हो और दिन के आप 12 घंटे 15 घंटे वहीं पर रह रहे हैं और वहां आपको बोला जाए कि आपस में बात नहीं करनी, तो कितनी बड़ी सजा है, ठीक है ना। तो उन्होंने देखा अरे ये भी समस्या है, प्लस उन्होंने देखा कि लोग कई कई घंटे खड़े रहते हैं तो पैरों में स्वेलिंग आ गई, 12 घंटे 10 घंटे खड़े हैं, तो ये भी एक समस्या है। अच्छा, बिना ब्रेक, टी ब्रेक भी नहीं है। तो एल्टन में वो जब गए वहां पर अध्ययन करने तो उन्होंने पाया, इन्हीं सब कारणों को देखा उन्होंने, और उनको बोला फैक्ट्री ओनर को कि आप कुछ मत कीजिए, इनको टी ब्रेक दीजिए और इनके बैठने की जगह बनाइए काम करते वक्त, और तीसरा इनको आपस में बातचीत करने के लिए अलाउ किया जाए और मशीनों में ऑयलिंग की जाए ताकि उनका शोर कम हो जाए। ओनर ने किया। 2-3 महीने बाद उसको परिणाम मिलने शुरू हो गए, तो लोगों से फीडबैक लिया गया कि ऐसा क्यों आपको अच्छा लग रहा है। तब उन्होंने बताया कि अब हमें बातचीत करने दी जाती। अच्छा, बातचीत में क्या होता है, मान लो मशीन में काम कर रहे हैं, मशीन चल रही है, आप कुछ सामान रखते जा रहे हो मशीन में, वो पैकिंग होते जा रहा है, और आप लगे और तेरा बेटा स्कूल गया, ऐसे जनरल टॉक, कौन सी सब्जी लाई है, जनरल टॉक है ना, क्योंकि आपके जीवन में यही सब है कॉमन। और आप रॉकेट साइंस के बारे में बात नहीं करते, आज कौन सा रॉकेट छोड़ा भारत ने, ऐसे कहां बातचीत करते हैं आप, तो यही सब कॉमन टॉक होता है ना, घरेलू बातचीत। तो वो उन घरेलू बातचीत में लोगों को अच्छा लगता, ठीक है, और उसी बातचीत से आपके अंदर एनर्जी बनी रहती। और सबको एक साथ टी ब्रेक देना शुरू किया उन्होंने, एल्टन मेयो ने। तो वहां से एक फायदा यह हुआ कि सभी को रेस्ट मिलने लगा, बैठकर गप्पे लड़ाने लगे। बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं बता रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल है, इधर तेलीबांधा में गुरुद्वारा है ना, मरीन ड्राइव के जस्ट अपोजिट में, उसके बगल में आप देखिएगा होंडा का शोरूम है, तो सर्विस सेंटर भी है वहाँ नीचे में। तो मैं एक बार गया वहाँ पर, बहुत पहले की बात है, 2012-13 की बात है। तो जब गया तो मैंने देखा 2 बजे पूरी लाइट बंद है और सारे वर्कर एक हॉल में बैठे हुए हैं, टीवी चल रही है, आधे घंटे या पौन घंटे का उनका ब्रेक था। तो लंच करके वो लोग वहाँ पर, कोई लेटा हुआ है, किसी को टीवी देखना है टीवी देख रहे हैं, उस जमाने में उतना मोबाइल का नहीं था, 2011-12 की बात बता रहा हूँ। और वो लोग सारे लोग शांत बैठे हुए हैं, कोई आराम कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, ठीक है। तो बाद में जब मैं पढ़ाना शुरू किया, एकेडमी तो खुली गई थी 11 में, तब मुझे ध्यान आया कि वो लोग एल्टन मेयो को ही अपनाए हुए हैं, थ्योरी को, मतलब बड़ी बड़े उद्योगों में एल्टन मेयो को अपनाया गया है, उनके सिद्धांतों को, कि आप टी ब्रेक दो, एक साथ बैठेंगे वो लोग, उनका मूड फ्रेश होगा, बातचीत करेंगे, काम से ब्रेक लगेगा। अच्छा, उस बीच वो लोग किसी की बात नहीं सुनते कि हमारा ब्रेक टाइम है, हमारा पर्सनल टाइम है, इस टाइम पे हमें डिस्टर्ब मत करो, आपको वेट करना बाहर कीजिए, क्योंकि उनका लंच टाइम है। क्योंकि वो लोग रेस्ट नहीं करेंगे तो दिन भर काम कैसे होगा, आ रहा समझ। तो ये समाजशास्त्र की देन है, इस तरह का समाधान निकालना। एक समाजशास्त्र वाले यूपीएससी के बच्चे ने आंसर किया था, जब उसको पूछा गया था कि दंगे हो रहे हैं, आप दंगों के पीछे सामाजिक कारण क्या ढूंढोगे आप, और इसका समाधान क्या है, तो उसने बढ़िया आंसर दिया था। उसने कहा समस्या जो भी हो सर, एक चीज मुझे समझ में आती है कि मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, और जो भूखा व्यक्ति है वो आंदोलन करता या वही हिस्सेदारी करता। यदि हम उन्हें भोजन उपलब्ध करा दें तो उनकी आधी समस्या वैसे खत्म हो जाएगी। क्लियर है, क्योंकि दंगे करने वालों में ज्यादातर लोग कौन है, गरीब लोग हैं, और जो 200 रुपए 300 रुपए दिहाड़ी मिल जाएगी ये सोचकर वो लोग दंगे में आ जाते हैं। आप देखो, आप कभी नहीं जाते हो दंगे में, कभी गए हो कि भैया आज 200 रुपये मिलेगा, चलते हैं वहां, है ना, पत्थर फेंकना, नहीं जाते हो आप। तो उन्होंने आंसर दिया कि सर कारण जो भी हो उनका पता लगाकर मैं क्या करूंगा, इनके लिए भोजन तैयार करवा दूंगा और बोलूंगा कि फला मंदिर में लंगर हो रहा है, ये मैसेज में छुड़वा दूंगा लोगों के बीच, आधी जनता गायब हो जाएगी, लंगर चलो, आ रहा है समझ। तो उसने कहा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई सर, क्योंकि आधी जनता हटते ही बाकी को कंट्रोल करना आसान होगा। तो समाजशास्त्री सॉल्यूशन देना है आप,
समझ में आ रहा है? समाजशास्त्री सॉल्यूशन। और वो तभी दे पाओगे जब समाज की समझ है आपको, तो उस रूप में इस विषय को देखा जाना है। क्लियर हो रहा है? अब आपको जो प्रश्न आए हुए हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आए हुए हैं। आई होप सबके पास वो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर वाला। कोई ऐसा जिसके पास ना हो? अच्छा, नहीं है आप लोग के पास। एक प्रीवियस ईयर वाला पीडीएफ है ना, घूम रहा होगा सबके पास। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को एक जगह कर दिया गया, जैसे सोशियोलॉजी के सारे क्वेश्चन एक जगह, मैथ्स के सारे क्वेश्चन एक जगह। तो पीडीएफ याद से क्लास छूटने के बाद मनोज सर से ले लीजिएगा आप लोग। ये आपका दर्शन हो गया और यहाँ से समाजशास्त्र, ठीक है। तो पार्ट 2 है, तो मैक्सिमम वर्ड लिमिट 125 वर्ड्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अर्थ, क्षेत्र एवं प्रकृति अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, प्राथमिक अवधारणाएं, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियां एवं लोकाचार। जनरीति मतलब जो डे टू डे लाइफ में हम फॉलो करते हैं। लोकाचार मतलब लोकाचार, जो पब्लिक रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोकाचार कहते हैं। हर समाज में अलग अलग व्यवस्था है। इसके बाद व्यक्ति एवं समाज, ये एक टाइटल हो गया। उसके अंदर में हमें सामाजिक अंतःक्रिया, जैसे दुकान आप गए, आप ग्राहक हैं, तो ग्राहक और दुकानदार के बीच में एक अंतःक्रिया होती है। आपने पैसा दिया, उसने सामान दिया। इसके अलावा भी वो आपसे बहुत सारे हालचाल लेता है। और बेटा आप कैसे हो, मम्मी पापा सब ठीक, जी सर। आप उनसे बातचीत करते हुए एक तरह का संबंध है। फिर आप बोलोगे अंकल मैं पैसे कम लाया हूं, कल दे दो। हाँ ठीक है, वो लिख लेगा कहीं पर। ये एक अंतःक्रिया है, एक सामाजिक संबंध है। स्थिति एवं भूमिका, ये परिस्थिति है बेसिकली। स्थिति गलत लिखा है, स्टेटस लिखा होगा। यस, स्टेटस की हिंदी होती है परिस्थिति, कि समाज में हम कहां पर अवस्थित हैं। मतलब समाज में एक पदसोपान सीढ़ी नुमा एक आकार है, संरचना है, तो हम वहां पर कहां पर हैं। आप देखते हो ना, आप प्रियम्बल में पढ़ते हो, ठीक है, प्रियम्बल में पढ़ते हो, जहां पर सबको अपनी परिस्थिति या स्थिति को सुधारने का समान अवसर दिया जाएगा, राइट। उसी तर्ज पर यहां पर आप देखोगे स्थिति एवं भूमिका, तो हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका है। जैसे आप अपने घर में एक बेटी भी हैं, ठीक है, फिर बहन भी हैं, ऐसे बहुत सारे संबंध आपके बनते जाते हैं। तो भूमिका को समझना है। संस्कृति और व्यक्तित्व, तो संस्कृति क्या है और व्यक्तित्व क्या है, पर्सनालिटी जिसको आप कहते हैं। समाजीकरण, बच्चा जन्म से लेकर बड़ा होता है, तो उसका समाजीकरण जैसे जैसे होगा वैसे वैसे उसके अंदर गुण आएंगे। जैसे जो बच्चे अनाथालय में होते हैं वो या तो बहुत अच्छा काम करते हैं समाज में, या बहुत बुरे बन जाते हैं। दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि माँ बाप के साथ रह रहे हैं आप तो अच्छा ही बनेंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि यदि आप परिवार के बीच में रह रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा गुंडे मौली नहीं बन पाते हैं, ठीक है। आप देखिएगा जो बच्चे अनाथालय में रह रहे होंगे या फुटपाथ के सहारे बड़े हुए हैं, तो उन्होंने जीवन के बहुत सारे ठोकर खाए। आप कभी देखिएगा वो जो छोटा बच्चा चाय वाय बेच रहा होता है ना, तो बहुत ब्लंट होता है बोलने में, है ना। देखा होगा शहरों में खासकर, वो सबसे हाय हेलो करता चल रहा होगा, अपने से बड़ों को सीधे नाम लेकर बुलाता होगा, क्योंकि वो रोड में ही आप देखोगे उसका जीवन आगे बढ़ा है, तो उसके अंदर बोल्डनेस आ गई है। समाज को झेल झेल कर उसके अंदर बोल्डनेस आ गई। आप जैसे उसको पूछोगे, मान लो ऐसे आपने राह चलते पूछ लिया और छोड़ू, तो आपको पलट के हो सकता है गाली दे देगा वो, ए चल अपना काम कर। तो आपको लगे अरे बड़ा बदतमीज बच्चा है, क्योंकि उसको सिखाने वाला कोई मिला नहीं। उसने उतना ही सीखा जितने में वो सरवाइव कर जाए। उसको पता है कि मैं प्यार से डील करूंगा तो ये मुझे पैसा नहीं देगा, तो बहुत रूड हो जाता है वो, कि उसको सिखाया उतना गया। तो इस तर्ज पर आप समाजीकरण को समझ सकते हैं। इसके बाद हिंदू सामाजिक संगठन,
धर्म, आश्रम, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, इसको समझेंगे हम लोग। ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण, अभी जिसकी बात कर रहा था कि हम लोग बहुत सारे पद सोपान में है, स्तरीकृत समाज कहा जाता है, हायरार्की बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई है, उसमें जाति पढ़ेंगे एवं वर्ग, जाति और वर्ग क्या है इसको समझेंगे। कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले इसको डिफाइन किया था, जाति में वर्ग और वर्ग में जाति। सामाजिक प्रक्रियाएं, तो प्रक्रिया मतलब प्रोसेस अंग्रेजी में, सामाजिक अंतःक्रिया, तो यहां पर आप 2 बार इसको देख रहे हो। सहयोग क्यों होता है, सहयोग क्यों करते हैं लोग, संघर्ष क्या है, समान कम है इसलिए संघर्ष है, प्रतियोगिता क्या है, प्रतिस्पर्धा क्या है ना, क्योंकि संसाधन कम है इसलिए भी प्रतिस्पर्धा है, लेकिन प्रतिस्पर्धा के सहारे आप आगे भी बढ़ते हैं, आगे निकलने की होड़ आपकी होती है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन। तो सामाजिक नियंत्रण क्या हुआ कि लोगों के ऊपर नियंत्रण करके रखना। जैसे आप देखोगे कि आपको बड़ा ऑड लगता है जब कोई, आप कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको कोई टोक दे किसी बात के लिए, वो क्या है, सामाजिक नियंत्रण। जैसे बस में मान लो एक कपल बैठा हुआ है और ऐसे बिल्कुल हाथ में हाथ डाले बैठे हैं, तो पीछे जो बुजुर्ग अंकल होंगे वो टोक देंगे, सीधे बैठिए, है ना, तो आपको भी लगा अरे ये कौन है। एक तरह का नियंत्रण है। तो अब बहस करने वाला तो बहुत सारा बहस कर ही सकता है कि सीधा तो बैठा हूं और कैसे बैठा हूं, है ना। तो अब वो जो बोलना चाह रहे हैं उसको आप भी समझ रहे हैं, लेकिन आप बहस करना है तो बहस कर ही सकते हैं। ठीक है। आजकल दिल्ली मेट्रो के बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो कुछ लोग साथ बैठे हैं, पता चला लड़का जो है वो गोद में सर रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे ड्रामा आजकल लोग रील्स बनाने के चलते करते हैं। तो उसका ऑब्जेक्शन भी होता है कि भैया सार्वजनिक स्थल पर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आम बात है, बड़े शहरों में आम बात है। अब उसी को छोटे शहरों में लेकर आएंगे तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि अच्छा उसके साथ घूम रहा था आज। ठीक है। तो आप देखोगे हर शहर की अलग अलग सामाजिकता है, उसी आधार पर नियंत्रण को बनाया गया है, सामाजिक नियंत्रण। जैसे आप शराब और सिगरेट, इसको हमेशा बुरा मानते हैं, होता है। सिगरेट आप अपने पिताजी के सामने ऐसे नहीं पी सकते, वो एक सामाजिक नियंत्रण है। भले आप कितने एक्सपर्ट हो पीने में, दिन भर पीते होंगे, लेकिन जैसे ही पिताजी आएंगे आप फेंक दोगे। ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का सामाजिक नियंत्रण है। वो कहां से आया उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन और नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण। जैसे धर्म आपका क्या है, आपके सामाजिक नियंत्रण का एक साधन है। बहुत सारी चीजें धर्म के कारण आप नहीं करते, जैसे आज सोमवार है, नॉनवेज नहीं खाना है, या आज मंगल है, हनुमान जी का दिन है, तो नॉनवेज नहीं खाना है। ऐसे बहुत सारी आपकी कंडीशंस होती हैं। तो एटलीस्ट चलो हफ्ते में आदमी रोज पीता है, आदमी 2 दिन पीता है, एक जब बारिश होती है और एक जब बारिश नहीं होती, है ना। शराबी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं सिर्फ 2 ही बार पीता हूं, है ना। तो वो 2 बार कब आएगा कब जाएगा ये पता नहीं है। तो सामाजिक नियंत्रण के कई तरह के साधन हो सकते हैं, उसी चीज को पढ़ना है यहां पर। कई बार आपके ऊपर शैक्षणिक संस्थाओं का भी नियंत्रण होता है, लॉ एंड ऑर्डर का नियंत्रण होता है, पब्लिक देख रही है उसका नियंत्रण होता है। ठीक है। कानून का डर होता है आपको। फिर कुछ लोग अंदर से मजबूत होते हैं, नैतिकता का डर होता है कि हमें ये काम नहीं करना है, तो आप देखो कभी गलत काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, उसको स्वयं का डर है, या तो भगवान से कनेक्टेड है ज्यादा कि नहीं भगवान देख रहे होंगे क्या सोचेंगे, तो वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, कभी बेईमानी नहीं करेगा। ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक नियंत्रण के बहुत सारे साधन हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया एवं कारक, परिवर्तन क्यों आता, जैसे एक उदाहरण समझिएगा। जब परिवर्तन की बात आती है तो आप ऐसे समझ सकते हो, जब फैशन वगैरह की बात आती है ना, तो फैशन में क्या होगा, जैसे जब भी फैशन की बात आएगी तो फैशन घूम फिर के वहीं पर आ जाएगा, होगा ऐसा। ठीक है। जैसे कभी पैंट ऐसे पहन लिए और कभी इसी को उल्टा कर दो ऐसे वाला, है ना,
और कभी यहाँ से फाड़ दो उसको, बीच में घुटने के पास से जीन्स को फाड़ दो, नीचे फाड़ दो, इधर फाड़ दो, है ना, बहुत कुछ किया जा सकता है। फिर आप देखोगे बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ पैंट, वो भी एक चलता है जमाने में। तो ऐसे आप, लेकिन कितना नया कर लोगे उसमें, है ना, या तो ऐसे घास फूस लगा लोगे। तो देखते हैं फैशन शो में आपने देखा होगा कुछ भी उटपटांग पहन के आते हैं, तो वो उसको आम आदमी थोड़ी ना पहन सकता है, ऐसे राह चलते नहीं बकरियां पीछे लग जाएंगी। तो आप देखोगे फैशन का क्या है, मतलब सर्कुलर चेंज बोला जाता है इसको, चक्रीय, घूम के वहीं आना है। टेक्नोलॉजी में कैसा है, टेक्नोलॉजी ऐसे चलते जा रही है, ऐसे कभी वापस नहीं लौटेगी, उसको वापस नहीं आना है। यहाँ पर आपका जो पुराना केबल होगा, पहले पतला पिन मोटा पिन करके लोग चार्जर मांगते थे, आपने इस्तेमाल किया है ना? अच्छा चलो ठीक है, आपके टाइम का ही है। मतलब पतला पिन वाला चार्जर किसके पास है, मोटा पिन, तो ये पतला पिन मोटा पिन अब खत्म हो गया, है ना। अब सी टाइप में आ गए हो आप लेटेस्ट, तो उसके पहले का जो टाइप है वो सब खत्म हो जाएगा। आपके पास कोई भी मोबाइल हो, मतलब 2 साल 3 साल में उसको बदलना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि मोबाइल 10 साल से चला रहे हो, 10 साल से चला रहे हो तो उसका पार्ट मिलेगा ही नहीं। चार्जर बोले भैया ये सब बंद हो गए, कहाँ आप पुराने जमाने के आदमी हो, ठीक है, आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि सिम काम नहीं करेगा, क्योंकि पता चला नेटवर्क अपडेट हो गया, आपके मोबाइल में आ ही नहीं रहा। आप गए दिखाने तो बोले अरे भाई साहब इसको बदलो, 5G नहीं पकड़ रहा है। तो वो हर बार क्या होगा, अपडेशन मांगेगा। तो ये वाला चेंज क्या है, सीधे सीधे चलेगा, रिवर्स कभी भी नहीं आएगा, वापस आके वापस यहाँ नहीं आएगा। तो ये टेक्नोलॉजी में चेंज है। सांस्कृतिक परिवर्तन कैसा है, ऐसे जिगजैग है, कभी नीचे आएगा फिर कभी ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे करते कई बार वापस अपने लय को पकड़ लेगा। जैसे पूजा पाठ की ओर अचानक से हम लोग ज्यादा भी जा रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी जा रहे हैं। कोविड के बाद कुछ लोगों ने घोषणा कर दी कि भगवान नहीं है, डॉक्टर ही है जो कुछ है ना, क्योंकि वो मौत के मुंह से वापस आ गया वो, है ना। तो उसने डॉक्टर को बहुत बड़ा इंसान भगवान मान लिया, कहा भगवान नहीं होते, भगवान यही है हमारे लिए, कि उसने बचा दिया उनको। फिर यूपीएससी में पास नहीं कर पाए, पीएससी पास नहीं कर पाए, तो फिर भगवान क्या, भगवान आपने मुझे पास नहीं कराया। तो कई बार आपकी आस्था जाग जाती, कई बार नहीं जागती। तो ये भी परिवर्तन समय के अनुसार आप देखोगे। जो युवा वर्ग है अभी आज की डेट में, उतना वो मंदिर मस्जिद में नहीं जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी आस्था जबरदस्त होगी। बद्रीनाथ जाते ही वो पूरा एकदम धार्मिक व्यक्ति हो जाएगा, भले रात में जिस होटल में रुका है वहां बढ़िया छक के दारू पिएगा वो, है ना, लेकिन सोशल मीडिया में बिल्कुल तिलक चंदन लगा के, है ना, धोती कुर्ता पहन के बद्रीनाथ की शरण में आया हूं मैं, है ना, लेकिन रात में ठंड ज्यादा लगी तो बियर रम पी लिया उसने, है ना। तो दोनों काम जायज है उसके लिए। तो इस तरह से आप देखोगे जो युवा वर्ग है उसका परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन अप एंड डाउन है। कई बार बहुत वो नकारात्मक है, कई बार बहुत सकारात्मक है, ये भी एक परिवर्तन है। तो इस रूप में परिवर्तन को पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद भारतीय सामाजिक समस्याएं, भारत में जितने भी सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, दहेज, डिवोर्स, है ना, भ्रूण हत्या या बाल विवाह, भिक्षावृत्ति, शराबखोरी, ये सब सामाजिक समस्याएं। तो उनके कारण क्या है और निदान क्या है उसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद सामाजिक विघटन, ये थिंकर से आया हुआ शब्द है। सामाजिक विघटन, नियमहीनता, ये सब क्या है, समस्याएं हैं एक तरह से। सामाजिक विघटन होना मतलब समाज जैसा चल रहा था उससे निचले स्तर में आ जाना, उसको विघटन कहा है। बिखर जाना, टूट जाना। जैसे अभी आप देखोगे ना, धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों ने बांट दिया थोड़ा सा, है ना, मंदिर मंदिर ज्यादा कर दिया तो दूसरे लोगों को लग रहा है अच्छा हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, और नहीं भी है तो लोग एहसास करा दे रहे हैं। जैसे 2-4 मुस्लिम आदमी जा रहे हैं, अचानक उनके सामने जय श्री राम बोल दो, है ना, तो वो लोग भी अरे कौन बोला, है ना, या तो वो डर जाएंगे या तो गुस्से में वो लोग भी जाहिर करेंगे कुछ ना कुछ। ये हो रहा है अभी। तो अनावश्यक है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर बनाना अपनी एक घटना है, सामान्य घटना है, सामान्य बात है, लेकिन उसका माहौल जो बन गया है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, सामान्य आदमी भी जो मंदिर जाता है उसको भी लग रहा है यार इतना तामझाम क्यों कर रहे हो, उसे भी लग रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है नहीं यही होना था, कुछ लोग बहुत खुश हैं,
एकदम टिकट विकट कटा के अयोध्या पहुंच गए हैं। ठीक है, मेरे फ्रेंड हैं जो अयोध्या के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एसडीएम है यूपी में वो, तो वो वही देख रहे हैं, अयोध्या विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष हैं, मतलब इंचार्ज हैं वो। तो अभी कल परसों बात हो रही थी, मैंने कहा और भीड़ में कैसे संभाल रहे हो, तो बोले बहुत ज़्यादा भीड़ है ना, तो लोग ऐसे पहले से आके होटल बुक करके रुक गए हैं। तो जो टिपिकल धार्मिक टाइप के, अच्छा बहुत सारे लोग क्या किए हैं, बुजुर्गों की संख्या वहाँ ज़्यादा हो गई है ना। जैसे मान लो मुझे लगा भाई मेरे माँ बाप बुजुर्ग हो रहे हैं, मैंने टिकट कटा के बोला कि जाओ आप यात्रा करके आओ, तो ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे लोग लंबी यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्राओं पर, जैसे लोग हज में जाते हैं तो माँ बाप को भेज देते हैं कि भाई बुजुर्ग है जाइए घूम कर आइए भगवान के घर, तो वैसा लोग उसको, तो ठीक है इससे टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन आप देखोगे कई जगह माहौल बन गया है तो उसमें मारपीट भी हो जा रहे हैं आपस में। ठीक है, तो समझ समझ का फेर है, कुछ लोगों को लग रहा है कि यही होना था, इसके बिना काम चलेगा नहीं, हम कैसे सर्वाइव करेंगे, है ना। जबकि हमारे यहाँ भी जैसे राम भगवान है तो माता कौशल्या का मंदिर है, अभी आप देखोगे उसको ये लोग पूछेंगे नहीं, क्योंकि राजनीतिक, क्योंकि कांग्रेस ने उसको बनाया है तो बीजेपी वाले पूछेंगे भी नहीं, जबकि राम भगवान की माता जी का मंदिर, ठीक है ना। तो क्योंकि राजनीतिक इसमें दृष्टिकोण है दोनों का, उस चक्कर में क्या होता है आम जनता पिस जाती है राजनीतिक दलों के कारण। तो वो क्या है, सामाजिक विघटन की घटना है, नियमहीनता, नियम तोड़ देना। अब ये नियम कैसे टूटेंगे, जैसे आप बहुत समूह में जा रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है बहुत शोर मचाते हो आप, जैसे कॉलेज का याद करो, कॉलेज के दिनों में आप कहीं बाहर ले गए होंगे कॉलेज वाले, तो आपको लगता है हम सब एक इकट्ठे हैं तो बहुत ताकत है हम में, कुछ भी कर लेंगे, और आप बहुत शोर मचाते हो, जोर जोर से बात करते हो, है ना, और किसी से डरते नहीं है आप एक साथ होने पर, कि हमारे कॉलेज का निकला है टूर तो दादागिरी करते हुए आगे बढ़ जाना। तो ऐसे नियमहीनता के बहुत सारे कारण आपको समझ में आएंगे। जैसे आपने देखा होगा बोल बम जो लोग निकलते हैं पानी लेकर जल चढ़ाने के लिए, है ना, तो कई जगह पर वो लोग बहुत उद्वेलित हो जाते हैं क्योंकि जोश में होते हैं वो लोग, है ना, कुछ भी गड़बड़ी हुई तो मार पीट के ट्रैक्टर में आग वाग लगा खत्म स्वाहा, है ना। तो उस वक्त उन्माद में होते हैं, किसी भी धर्म का जुलूस निकलता है आप देखोगे लोग बहुत उन्माद में होंगे, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी और धर्म के लोग, थोड़ा भी कुछ हुआ तो वो लोग बहुत आक्रोशित हो जाते। ठीक है, तो नियमहीनता समझेंगे लोग, नियम क्यों तोड़ते हैं, है ना, नियम तोड़ने से क्या मिलता है उनको, उसकी बात करेंगे हम लोग। इसके बाद अलगाव, किसी चीज से अलग हो जाना, ये अलगाव का कॉन्सेप्ट एलियनेशन अंग्रेजी में कहा जाता है, कार्ल मार्क्स का दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि व्यक्ति अपनी चीजों से अलग हो जाता है, हालांकि उन्होंने उसको फैक्ट्री के संदर्भ में कॉन्सेप्ट दिया था। वो कैसा था कि एक मजदूर ट्रक का पहिया बना रहा है, एक मजदूर उसका विंड ग्लास लगा रहा है, एक मजदूर उसका पीछे का ट्रॉली बना रहा है। तो सब लोग जब अलग अलग काम करते हैं तो किसी को आत्मसंतुष्टि नहीं होती कि मैंने पूरे प्रोडक्ट को बनाया है, क्योंकि उसने एक छोटा सा पार्ट बनाया है। तो धीरे धीरे उस उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया से वो अलग मानता है अपने आप को कि मैं अलग हो गया। ठीक है, एलिनेटेड कहा जा सकता है। अब जब वो घर जाता है तो घर में परिवार से अलग पाता है स्वयं को, क्योंकि जब वो पहुंचता है ओवर टाइम करने के चक्कर में वो परिवार से कई दिन से नहीं मिल पाता, तो उसको परिवार अलग लगने लगता है। फिर सामाजिक गतिविधियों से कट जाता है तो वो उसको लगता है मैं समाज से भी कट गया हूं, और ऐसा करते करते एक टाइम आता है जब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है, डिप्रेशन में चला जाता है और वो सुसाइड की ओर प्रेरित होता है। ऐसा कार्ल मार्क्स ने बताया था, पढ़ेंगे उसको। अलगाव, विषमता उसी का ही एक हिस्सा है। फिर इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है प्योर आपका रिसर्च वाला, यहां से सामाजिक शोध एवं प्रविधियां, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, अभी बताया था कुछ देर पहले। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, वस्तुनिष्ठता की समस्या, उद्देश्य परकता जिसको मैं बोल रहा था वही, उसके लिए एक और शब्द है वस्तुनिष्ठता, प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसके बाद तथ्य संकलन की प्रविधियां एवं उपकरण, तथ्य कैसे संकलित करना है। जैसे मॉल में आप कपड़ा लेने गए तो बहुत सारे कैमरे लगे, मॉल में घुसते ही आप पहले क्या देखते हो उसको लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो ये क्या हो गया, अवलोकन विधि, कि आपको दूर बैठ के अवलोकित करना कि आपका व्यवहार कैसा है। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि शोरूम में घुसने से पहले बाहर जो मैनिक्विन, जो पुतला होता है उसको मैनिक्विन कहते हैं,
तो उसको जब आप देखते हो अरे वाह बढ़िया पहना के रखे है ना, भैया यही वाला देना है, यही वाला, तो दुकानदार का काम हो गया। वो यही तो चाहता था कि बाहर जो डिस्प्ले लगा है उसको देखकर आप अंदर आ जाए। तो वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट कलेक्शन लगाते हैं उसमें, ठीक है ना, बेस्ट कलेक्शन लगाते हैं। तो वो आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आते ही आपकी नजर किस चीज पर पड़ी। तो कोई डेकोरेशन है मॉल में, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे अभी 26 जनवरी तो चारों तरफ तिरंगा तिरंगा, तो आपकी नजर डेकोरेशन पर चली जाएगी। फिर धीरे से देखेंगे डिस्काउंट कहाँ लिखा है ना, 26 भैया 26 जनवरी का डिस्काउंट नहीं दे रहे हो आप, तो जहां लिखा है वहां चले जाओगे, तो सभी दुकान वाले क्या करेंगे, डिस्काउंट लिख देंगे। तो आप अंदर घुस तो गए, भैया वो डिस्काउंट आपने लिखा था 75%, वो 4 सामान रखा अलग से पुराना वाला वही तो अब आप घुसे क्यों थे, वो 75% देखकर। तो उनको ये समझ में आ गया कि लिखने से लोग आते हैं, भले बाकी बोल दो नहीं नहीं बाकी फ्रेश अराइवल है ना, तो केवल 4 सामान जो है वो डिस्काउंट वाला है। फिर आपको लगता है एक बार देख तो लो, कोई चीज पसंद आ गई तो लेकर निकल लोगे आप, दुकान वाले का तो काम हो गया, पैसा वसूल। तो बेसिकली अवलोकन से यही पता चलता है। फिर जैसे मैंने बताया इंटरव्यू मेथड से आपके बारे में जानना, तथ्यों को इकट्ठा करना, फिर आपको क्वेश्चन आयर भेज दिया, ठीक है, ऐसे कई तरीके हैं, विधियां हैं। इसके बाद उपकरण हो गया अवलोकन साक्षात्कार, यही उसके टाइप्स दिए गए, ठीक है, डेटा कलेक्शन के टाइप्स है। इतना ही आपका सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है, और कुछ चीज़ों को लिखेंगे, कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपके नोट्स में हैं, तो जो नोट्स में है उसको मैं समझा दूंगा, और बाकी कुछ जो लिखना पड़ेगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है। जो प्रश्न आए हैं उनमें से 2-4 प्रश्न पढ़ देता हूं मैं, सीधे सीधे प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ज़्यादा घूमना नहीं है, और सभी विषयों में आपको ऐसा ही करना है, ठीक है ना, सिलेबस देखना है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स। अब मैं 2018 के बाद वाले क्वेश्चन देख रहा हूं। समुदाय की प्रमुख विशेषताएं स्पष्ट करें, ठीक है, कम्युनिटी, समुदाय। इसके बाद पुरुषार्थ की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची में अंतर स्पष्ट करें, सीधे सीधे आपको दिखाई देगा क्वेश्चन। सामाजिक विषमता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। वर्ग क्या है, ठीक है, स्तरीकरण में आ गया। सामाजिक विघटन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, विषमता विघटन एक साथ है, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन है, कुल मिला के 2 नंबर के सवाल थे। समाज की विशेषताएं बताइए, वो यहीं पढ़ोगे आप, है ना, समाज की विशेषताएं। जनरीति क्या है, जनरीति लोकाचार लिखा हुआ है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण का अर्थ बताइए, वो भी दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। परिस्थिति के प्रकार लिखिए, टाइप्स ऑफ स्टेटस। प्रतिस्पर्धा से आप क्या समझते हैं, वैज्ञानिक पद्धति क्या है। इसके बाद भी अभी छोटे क्वेश्चन ही हैं। समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, प्राथमिक समूह की विशेषताएं लिखिए। कुछ शब्द हैं जो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे, जैसे प्राथमिक समूह, हाँ ये है, सामाजिक समूह में ही आएगा, प्राथमिक द्वितीयक, है ना, तो आपको उसको डिफाइन करना है। संघर्ष को परिभाषित कीजिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान लिखिए। अर्जित स्थिति से आप क्या समझते हैं, अभी थोड़ी देर पहले क्या पूछा था, स्थिति के प्रकार बताइए, तो अर्जित स्थिति, ठीक है, हाँ, और एक प्रदत्त होता है, तो खुद ही पूछ लिया सवाल। इसके बाद सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य बताइए, सीधे सीधे सिलेबस को ही उठा के पूछ लिया, ठीक है। इसके बाद समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव शास्त्र के बीच में संबंध बताइए, जो अन्य विषयों के साथ है ना, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा स्पष्ट करें। जाति व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। पुरुषार्थ का समाजशास्त्री महत्व क्या है। नियमहीनता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। अनुसूची क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अनुसूची,
ठीक है। इसके बाद परिवार एक सामाजिक समूह है, स्पष्ट कीजिए। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार बताइए। यहां पर देखा हमने स्तरीकरण, ठीक है। इसके बाद सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख अभिकरणों को स्पष्ट कीजिए। मेन एजेंसीज ऑफ सोशल कंट्रोल, ठीक है। समाजीकरण के प्रमुख चरणों की व्याख्या करें। ये 2018 का क्वेश्चन है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति के महत्व को स्पष्ट करें। 19 का प्रश्न है। ये सब 8-8 नंबर वाले प्रश्न है। धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए तथा इसके समाजशास्त्री महत्व की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो धर्म वाला टॉपिक आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, संगठन में हिंदू संगठन है 4 तरह के। इसके बाद वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की समस्या को स्पष्ट कीजिए। अभी बता रहा था, जिसकी बात मैं कर रहा था, ऑब्जेक्टिविटी। संस्कृति क्या है? संस्कृति एवं व्यक्तित्व के मध्य अंतर संबंध स्पष्ट कीजिए। आया है प्रश्न सीधे। सामाजिक विघटन क्या है? विघटन के प्रमुख कारकों की विवेचना कीजिए। इसके बाद जो बड़े प्रश्न है, हाँ जी बच्चे, हाँ नहीं 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 10 और 175 कितने में आएगा? 15, ठीक है। संस्कृति एवं व्यक्तित्व के बीच अंतर स्पष्ट करें, संबंध स्पष्ट करें। टॉपिक आपका लिखा हुआ है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बताइए। 19 में भी पूछा है, 18 में पूछा है, रिपीट किया। सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक समस्या क्या है, ठीक है। भारतीय समाज में महिलाओं से संबंधित प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। यहां लिखा है ना, कहाँ गया? हाँ, सामाजिक। इसके बाद समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। 20 का प्रश्न है। तथा इसके प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। सामाजिक प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा सहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना कीजिए। आई होप समझ पा रहे हैं। सीधे सीधे प्रश्न है। आप शब्दों को भी समझ के यदि अर्थ भी समझ लिए तो उसके आगे आप बना सकते हैं। हालांकि पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, राइट। तो आपको क्या करना है, एक एक चीज, एक एक शब्द को पकड़ना है। मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा आपको कि अच्छा ये समझ में आ गया, आगे बढ़ो। उसके प्रश्नों को घर में जाके लिखो कि आपको कितना समझ में आया, बिना देखे। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। सिलेबस छोटा है, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप, राइट। ओके, अब चलिए लिखिएगा। समाजशास्त्र की पृष्ठभूमि। लिखिए, समाज को समझने के लिए, समाज को समझने के लिए हमें किसी न किसी तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। तथ्य की जानकारी होनी चाहिए। समाज के इतिहास को, समाज के इतिहास को समझना आवश्यक है ताकि बेहतर विश्लेषण के साथ, ताकि बेहतर विश्लेषण के साथ उनका समाधान
प्रस्तुत किया जा सके। समाधान प्रस्तुत किया जा सके। समाजशास्त्र एक आधुनिक विषय है। आधुनिक विषय है। यह समाज की विभिन्न समस्याओं का एक विशेष परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव में वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। जो इस विषय के आगमन के पहले किसी भी विषय में संभव नहीं हो पाया था। फुल स्टॉप। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में कोई 100 साल पुराना है। सामाजिक विज्ञान के रूप में कोई 100 साल पुराना है। पैरा चेंज करके लिखेगा। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉन्त लिखा जाता है। ठीक है। स्पेलिंग ये है लेकिन कॉन्त पढ़ा जाता है। ठीक है ना। हाँ, ये तो लिखा है COMPTE। ठीक है, ये इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में तब पढ़ा जाता है। वो अलग अलग, अब चूंकि वो विदेशी नाम है। ठीक है। कई जगह हम लोग जैसे वहाँ डरखाइम बोलते हैं, यहाँ दुर्खिम बोल देते हैं हिंदी में। अंग्रेजी नाम डरखाइम है। एक एमाइल डरखाइम करके स्कॉलर है, तो उनको हिंदी में जब बोला जाता है तो दुर्खिम कर देते हैं हम लोग। तो ऐसे होता है। तो कोई ये कॉन्त ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिख रहे थे समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉन्त ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के
अध्ययन करने के लिए किया था? हाँ, औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के लिखिएगा आगे, उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने के लिए किया गया था। आगे लिखिएगा, समय के अनुसार इसमें अनेक लेखकों का योगदान बढ़ता गया, जैसे हर्बर्ट स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर, मैक्सिमम वाला मैक्स वेबर, लेबर नहीं लिख देना, डब्लू है ना, डेबर भी है हमारे यहाँ, ये वेबर है। वेबर जैसे अनेक चिंतक हुए। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर इसको आगे लिखेंगे। सर अनेक के बाद क्या बोले सर? अनेक लेखकों का योगदान रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस होगा, देखो ठीक कर लीजिए। ठीक है, वैसे थिंकर्स हैं, हमें थिंकर्स नहीं पढ़ने हैं, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस देख लेंगे एक दो जगह, किस थिंकर ने क्या कहा किस मुद्दे पर, तो उसको हम लोग समझ लेंगे। ठीक है ना।